टाउ की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरी टोटल टर्म ही हमेशा 0 रहेगी, राइट। इन दैट केस zero means we can conserve final angular momentum and initial angular momentum remain zero. ये थी फर्स्ट कंडीशन। इसमें हमने लिखा था, इसमें ऐसा एक नोट लिखा नहीं था हमने, राइट। यहाँ तक कर लिया था, इसके बाद सेकंड भी स्टार्ट करना है। तो इस पे लिखो when net torque on the system, ये लिखा था पॉइंट या नहीं लिखा था? नहीं ना। when net torque on the system is zero, angular momentum remain conserved. When net torque on the system is zero, angular momentum remain conserved. In all those situations, तो हमें हमेशा जब इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करनी होगी, हम देखेंगे कि कब कब सिचुएशन में नेट टॉर्क जीरो होता जाता है। सेकेंड इसका सिचुएशन था B when dl is equal to integration of tau dt and we say tau is non-zero but dt is tending to zero, very small, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ रिजिड बॉडी कोलिजन्स के केसेस, ठीक है ना। when rigid body collision, इसमें स्पेशल जो केसेस बनते हैं when action reaction और external torque has applied for very short interval of time or very small time, in that case this happens, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं dt tending to zero की वजह से dl is zero and L final is equal to L initial. We approximate very small changes होते हैं। हेलो, हाँ है सर। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो, इसमें हम लिखेंगे नोट पॉइंट इसमें लिखेंगे when net torque in the system is not zero but when net torque on the system is non-zero but it has applied for very short interval of time, it has applied for very short interval of time due to which no angular momentum, due to which no change in angular momentum takes place. All these problems or all these type of problems are studied, all these types of problems are studied in collision of rigid bodies, collision of rigid bodies। तो देखो अब इसमें अपन दोनों टॉपिक पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जरा इसको समझिए, ठीक है ना। फर्स्ट तो अपन ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे। ध्यान देना कि एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स से नाउ दिस कैन बी डिस्क एंड इट इज स्पिनिंग विथ ओमेगा 1 और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स से दूसरी डिस्क रख दी, इसका डिस्क का मास m1 रेडियस r1, ठीक है। दूसरी डिस्क, दूसरा मान लो रिंग है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, पार्टिकल ब्लॉक भी हो सकता है एंड कैन बी एनीथिंग। ये भी डिस्क, नीचे वाला भी डिस्क ना हो के रिंग कुछ भी हो सकता है। स्फीयर
कोन एंड सो ऑन। सेकेंड वाली बॉडी के मास m2, रेडियस r2 ले लो कि r2 रेडियल होगी। नाउ ड्यू टू अवेलेबल फ्रिक्शन फाइनल ओमेगा सिस्टम का डिक्रीज होगा ओमेगा 1 से। वो फाइनल ओमेगा हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके निकालेंगे, राइट। फाइनल ओमेगा समथिंग ओमेगा 2। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते थे रिजिड बॉडी कोलिजन्स में। सो नाउ फ्रॉम रिजिड बॉडी कोलिजन्स हमने सीखा, एक रॉड वाला एग्जांपल लेके स्टार्ट किए थे। इफ अ रॉड मास m, लेंथ l, जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर है, मैं अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर इसमें कोई पार्टिकल लेट से किसी x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल मूविंग पार्टिकल आके हिट करता है ऑफ सम मास m विद इनिशियल वेलोसिटी u से, तो हम इसमें सीखते थे ऑलवेज फर्स्ट स्टेप होती थी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ड्यू टू F net in the system is 0, linear momentum must remain conserved, ठीक है ना। सो लीनियर मोमेंटम जब हम रॉड का लिखते थे वो सेंटर ऑफ मास के ओर लेते थे, m into u must be equal to capital M into VCM plus m into v। कोलिजन के बाद ये रॉड सेंटर ऑफ मास VCM और ये पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम्स में मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इससे निकलता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो हम करते थे दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम 0, ड्यू टू नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम 0 एंगुलर मोमेंटम, net torque on the system 0, final angular momentum is equal to initial angular momentum about center of mass of the system, या कोई भी एक पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क नहीं लगा है, ठीक है ना। तो नाउ हम चाहे तो सेंटर मींस रॉड के सेंटर के ओर बैठ के लिख सकते हैं, किसी एंड के ओर लिख सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल सी कि इस कोलिजन की वजह से रॉड में कुछ ओमेगा आ चुका है, सेंस ऑफ रोटेशन, राइट। तो इसको लिखेंगे लाइक m into u into x initial angular momentum must be equal to m into v into x plus m रॉड के लिए ICM and ओमेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इससे हमको ओमेगा मिलेगा। ICM रॉड के लिए था ml²/12। नाउ एक और इक्वेशन साथ में आता है थर्ड, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिखा जाता था, जहां पे कोलिजन हो रहा हो। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखी जाती थी रॉड रेस्ट पे, तो ये बन जाता था u। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये बनेगा VCM
acceleration upon velocity of approach, दोनों को डिवाइड करा देंगे। तो ऐसे जितने भी रॉड वाले प्रॉब्लम थे, सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ रॉड सिस्टम या हैंगिंग रॉड सिस्टम में अगर कोलिजन हो रहा था, इन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना। So now coefficient of restitution is velocity of separation upon velocity of approach. It has to be written like VCM plus omega into x minus v upon u. तो जो कुछ भी coefficient of restitution दिया गया होगा वो सिलेक्ट करें। coefficient of restitution कैसे दिया जाएगा? Inelastic collision, perfectly elastic collision या elastic collision with some coefficient of restitution। E की वैल्यू कुछ हो सकती है, करेक्ट ना? 0 से 0 से 1 के बीच। So now we know E can be lesser than 1 and greater than or equal to 0 also. E is equal to 1 for perfectly elastic collision and E is equal to 0 for inelastic collision या perfectly inelastic collision, right? Right? एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इसमें आप पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक का केस है, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल करा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर इनइलास्टिक का केस है या E की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं करेंगे। कुछ काइनेटिक एनर्जी, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम रहती है और वो कम वाला पार्ट जो होता है वो बॉडी में डिस्टॉर्शन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम ही रहती है एंड इस केस में नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया कोलिजन वाला सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या था? प्योर रोलिंग। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा था आपने? प्योर रोलिंग का स्लाइडिंग एंड टपलिंग, स्लाइडिंग एंड टपलिंग, राइट? 7th पॉइंट था स्लाइडिंग एंड टपलिंग। स्लाइडिंग एंड टपलिंग कंडीशंस। सो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इसकी स्लाइडिंग या टपलिंग की कंडीशन पूछी जाती है तो हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ पहले बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा या पहले टपल हो जाएगा? तो हमें इसके आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस आते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड स्लाइडिंग एंड टपलिंग में आपको दो चीजें याद रखनी है। लेट से कोई ब्लॉक चाहे हॉरिजॉन्टल में रहे या इंक्लाइंड प्लेन में रहे, एनीवेयर, ठीक है? अब मैं ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन भी ले लेता हूं या कई बार फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना? यहां से लगने वाला, लेट से यहां से आपने लगाया कोई एक्सटर्नल फोर्स F, ये है सेंटर ऑफ मास से एट अ हाइट y, और यहां से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है ना? रिलेटिव मोशन। तो F कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0
फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस हो गया, ग्रेटर मींस रफ सरफेस भी यूज होता है। हर कंडीशन में बस आपको ये चेक करना है फॉर स्लाइडिंग to be possible, for sliding to be possible, फर्स्ट इसमें लिखा जाएगा F माइनस स्मॉल f मस्ट बी इक्वल टू ma, इससे जो फोर्स आएगा, ठीक है ना। अब टू जस्ट स्लाइड, टू जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, कोई एक्सेलरेशन तो तब होगा नहीं, to just start sliding F applied force must be greater or equal to F max, ठीक है ना। और अगर वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो जितना भी फोर्स लगेंगे उसके हिसाब से स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, क्लियर है क्या। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो F को F max से जाना होगा, इसको आप नाम दे दो F1, स्लाइडिंग के लिए, फॉर स्लाइडिंग F को नाम दे दो F1, ठीक है ना। फॉर टपलिंग टू बी पॉसिबल, फर्स्ट अगर हम पहले देखते हैं, या फर्स्ट अभी मत लिखो, फॉर स्लाइडिंग टू बी पॉसिबल, फॉर टपलिंग टू बी पॉसिबल, टॉर्क, नेट टॉर्क, बेसिकली अगर मैं बॉडी के फर्स्ट पॉइंट या किसी भी पॉइंट के ओर लिखूं, मैं एक्चुअली टपलिंग के देखूं तो टपलिंग एक्चुअली इस साइड आ रही थी, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, तो ये बन जाएगा, लेट से ये कुछ हाइट थी, सेंटर ऑफ मास की हाइट थी ग्राउंड से, तो मैं लिखूंगा F2 H प्लस y, ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, और वेट की वजह से ध्यान देना, इसका वेट इसके सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है mg, और ये डिस्टेंस हो गया लेट से x, अप्लाइड फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो ग्रेटर या एटलीस्ट इक्वल है अगर वेट की वजह से जो लगने वाला टॉर्क था, इससे आपको F2 की वैल्यू आएगी। अब कौन सी कंडीशन पहले होगी, क्या स्लाइडिंग पहले हो रही है कि टपलिंग पहले हो रही है, इसको कैसे आंसर करेंगे। स्लाइडिंग विदाउट टपलिंग, स्लाइडिंग विदाउट टपलिंग मींस F1 की वैल्यू F2 से ग्रेटर, अगर F1 ज्यादा आ गया F2 से, इसका मतलब बॉडी का स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा, बिना टपलिंग के बॉडी आगे की ओर मूव करते जाएगी। सेकंड, टपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, that means F2 is greater than F1, टपलिंग पहले हो गई है, इसका मतलब अभी फ्रिक्शन फोर्स अचीव नहीं हुआ है,
कंडीशंस बदल गई थोड़ी सी, ये वाली इसमें होगी, ये उसमें होगी। ठीक है। सो F2 में, F2 की कंडीशन ये थी कि नेट टॉर्क इसके बराबर या 0 लेना। तो F2 की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट की गई कि टपलिंग तो हो गई, लेकिन F2 की वैल्यू अभी भी कम है मोशन स्टार्ट कराने की, स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट। ये कंडीशन F1 F2 को एक्सचेंज करना पड़ेगा। स्लाइडिंग विदाउट टपलिंग, इसका मतलब स्लाइडिंग मोशन तो हो गया, लगने वाले फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर चुका है, लेकिन टॉर्क वाले इक्वेशन के हिसाब से जो फोर्स की वैल्यू आनी थी अभी उसको रीच नहीं हुआ। क्लियर है? ये वैल्यूज बदल चुकी है, हमने वापस से लिख दिया क्या? हम ये सही है। कपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, अभी से कपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। टेक्निकली इसका तो मीनिंग होगा टपल हो जाना, फ्रिक्शन अभी ओवरकम नहीं। स्लाइडिंग विदाउट कपलिंग, स्लाइडिंग विदाउट कपलिंग, कपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। हाँ ये सही। पहले हमने क्या लिखा था पहली वाली? इसका अपोजिट था ना? हाँ ये सही है। स्लाइडिंग विदाउट कपलिंग, कपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ना अगर बोला जाए स्लाइडिंग और कपलिंग दोनों एक साथ होने लगे, बॉडी रोल भी कर रहा है और साथ में ट्रांसलेट भी हो रहा है, दैट मींस F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तब ये अचीव हो गई। ठीक है, तो यही तीन केस बनते हैं, आपको तीनों बार के लिए चेक करना है कब कौन सी कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अब देखो इसमें क्वेश्चन ना ऐसे भी बनते हैं कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल में किया, कई बार यही क्वेश्चन ऐसे इंक्लाइन प्लेन में आ जाएगा, राइट? कि यहां से हमको इसको फोर्स लगा रही है F, फ्रिक्शन भी लग रहा है, लो ये बन गया नया क्वेश्चन, इंक्लिनेशन एंगल थीटा लिया जाएगा, उसमें भी चेक करा सकते हैं, वो भी रोल स्लाइड कर सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। 8 पॉइंट क्या था? 8 पॉइंट में क्या था? आई थिंक देखो 8 पॉइंट में क्या था राशि का? मोशन एंड इंक्लाइन प्लेन, यस। फिर उसके बाद था आई सेंटर, राइट? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ मोशन। ना मोशन एंड इंक्लाइन प्लेन में था कि अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट लेट से मास एंड रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है ना, को यहां से लीव कर दिया जाए, then here some friction force will be acting, और ये बॉडी नीचे की ओर आएगी प्योर रोलिंग इंक्लाइन प्लेन में with speed v with some omega
इसमें अल्फा भी रहेगा, ठीक है, और डाउनवर्ड आते समय इसका एक्सेलरेशन भी है ना। इन सब के लिए एक और चीज है, इसमें फ्रिक्शन भी रहेगा, ठीक है ना। while coming down it will always be having friction in upward direction। याद रखना इस केस में हमेशा जब तक स्लाइडिंग ना बोली जाए, प्योर रोलिंग में चाहे कोई भी बॉडी हो, फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड रहता है। कई बार क्वेश्चन आता है, अगर ये बॉडी है इंक्लाइन प्लेन में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं कि मैंने स्फीयर को लुढ़का दिया या स्फीयर को ऊपर चढ़ा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन चाहे ये रोलिंग ऑब्जेक्ट नीचे उतर रहा हो या चाहे प्लेन में ऊपर चढ़ रहा हो, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। इसको अपन नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्योर रोलिंग in inclined plane, friction force on pure rolling in inclined plane ये वाला फ्रिक्शन फोर्स pure rolling in inclined plane will always act in upward direction, will always act in upward direction, will always act in upward direction whether body is rolling down the inclined plane or rolling up the inclined plane, whether body is rolling down the inclined plane or rolling up the inclined plane, ठीक है। नाउ अब हमने इसमें सीखे थे वो कुछ फॉर्मूले, मैं आपको बता देता हूँ, नोट में से आप जाके इसको कंप्लीट करना। एक तो था फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ mg sin थीटा अपॉन, नहीं sin थीटा नहीं था, tan थीटा था, mg कुछ था म्यू cos थीटा अपॉन